हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अभी प्रैक्टिस सेशंस जारी रहेगा, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो एक वीडियो पहले हमने टेंस वाला डाला है, और ऐसा नहीं है कि अभी टेंस खत्म हो गया, टेंस अभी हमारा और भी चलता रहेगा। और आज का हमारा जो स्पॉटिंग एरर्स है किस टॉपिक पे है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, ब्यूटीफुल इन द सेंस सब्जेक्ट वर्ब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर इन द सेंस कि इस सब्जेक्ट वर्ब वाले चैप्टर में हमारे जो पेपर सेटर है, सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर में नाउन का भी एरर पूछ लेते हैं, प्रोनाउन का भी पूछ सकते हैं, और वर्ब का तो पूछते ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर, जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही गई है, दैट इज द सब्जेक्ट। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इट शुड ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन हो गया और वर्ब हो गया। तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर में नाउन का भी एरर हो सकता है, प्रोनाउन का भी एरर हो सकता है, वर्ब का भी एरर हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर। कॉम्प्रिहेंसिव इन द चैप्टर, एक ही चैप्टर में 3 चीज़ कवर हो जाएगा। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, सब्जेक्ट वर्ब से एरर आते ही, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, छोटे छोटे जब हमारे सेंटेंसेस छोटे छोटे आते हैं ना, देन द टास्क बिकम्स ईजियर। फटाफट एरर कर लेते हो प्री में, बट मेंस में थोड़ा सा सेंटेंस का लेंथ आपको बड़ा हुआ मिलेगा। याद रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में अगर 3 वर्ब हो, ठीक है, 3 क्रिया हो, सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ब है, एक से ज़्यादा भी वर्ब हो सकता है, और उन सारे वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्ब है तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ब के लिए एक एक सब्जेक्ट रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि हर वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, जहाँ वर्ब रहेगा उसका एक सब्जेक्ट रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई 3 क्रिया एक ही सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। अभी हमारा सेंटेंस है दैट टीम लीडर्स एनकरेज, कौन कौन सा वर्ब है? यहाँ पे एक एनकरेजेस हमारा वर्ब है। अब दूसरा वर्ब हम ढूंढते हैं, एक हमारा वर्ब हैव है, ये भी हमारा हैव वर्ब है। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग, नो डाउट ये भी हमारा वर्ब है। परफॉर्मिंग ING है, इसका मतलब वर्ब है। जीरेंड चैप्टर देखना, जीरेंड में मैंने आपको बताया ये हमारा जेरेंड है, वर्ब ही है, बट जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए उसे क्या बोलते हैं, जेरेंड। ओके, और ये देखो यहाँ पे क्या है, ये इन इज अ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन किसके साथ रहता है? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। बट ये जो जीरेंड है, नो डाउट ये वर्ब का ही पार्ट है, बट जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए उसे जीरेंड बोलते हैं। तो ये भी हमारा है तो वर्ब, बट काम कर रहा है नाउन का, जीरेंड फॉर्म। ओके, चलो, और जीरेंड का कोई टेंस नहीं होता है। जीरेंड को आप हर टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जीरेंड इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इसीलिए हम इसे नॉन फाइनाइट बोलते हैं। और जीरेंड का सिंगुलर, एक बार आप वीडियो देख लेना, जीरेंड का सिंगुलर प्लूरल से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ही के साथ भी वही जीरेंड, दे के साथ भी वही। तो जीरेंड का टेंस से भी कोई मतलब नहीं है, और जीरेंड का सिंगुलर प्लूरल से भी कोई मतलब नहीं है। और पूरा सब्जेक्ट वर्ब खेल ही है सिंगुलर और प्लूरल का। सब्जेक्ट वर्ब में आप क्या पढ़ते हो कि अगर हमारा कर्ता एक वचन हो, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। ये जीरेंड में हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे, ठीक है। जीरेंड का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा फोकस है हम इन दोनों वर्ब पे। ये जो हैव लगा है, ये किसके लिए लगा है? एक मैं आपको सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन वाला भी देने वाली हूँ, क्योंकि जब भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब का एरर आता है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला से ज़रूर आता है। ये जो हु है, ये हु किसके लिए? टीम लीडर्स के लिए नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और जैसा कि आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा होगा कि रिलेटिव ये प्रोनाउन है। जैसे हमारे 5 रिलेटिव प्रोनाउंस, 5 रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या आता है? हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका नाम ही प्रोनाउन है, इसका मतलब है ये किसी नाउन के लिए यूज़ होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है? अपने जस्ट पहले वाले के लिए। तो ये हु किसके लिए है? पार्टिसिपेंट्स, जिसने पार्टिसिपेट किया। और ये जो पार्टिसिपेंट्स है हमारा प्लूरल है, और हैव सही है, इसका मतलब गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है, इसका वर्ब सही है। अब फर्स्ट वाला देख लो, द टीम लीडर्स, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। ओके, और एक चीज़ और देखती हो, सब बच्चों को दिक्कत आती है, या हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे हो या इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनको दिक्कत क्या आती है? क्योंकि बच्चों ने
अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है। किसी वर्ड में एस देख लो, उसको प्लूरल समझ लो, ठीक है, हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं बट नाउन का, ठीक है। अगर वर्ब है, वर्ब में अगर एस लग गया तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे एनकरेज और एनकरेजेस दोनों वर्ब है और वर्ब में एस लगा, नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस लगा सिंगुलर, और एनकरेज प्लूरल है। अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इज टीम लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स है, इसका मतलब है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। और रूल क्या बताता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होगा? जब उसमें एस नहीं लगा हो। तो एरर इसमें एनकरेजेस नहीं होगा, इट शुड बी एनकरेज। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, वी आर हैप्पी दैट द प्राइम मिनिस्टर with the cabinet members and chief ministers of various states are to be present at the function। हम हैप्पी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मेंबर्स और डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ इस फंक्शन में हाजिर होंगे, ठीक है, प्रेजेंट होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा इतने सारे लोग हैं, मेंबर्स है, मेंबर्स कैबिनेट मेंबर्स है, इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स है वेरियस स्टेट्स का, तो आप आर लगाओगे, बट गलत है। एरर सी पार्ट में, यहाँ पे आंसर इज होगा। वाई? इसलिए अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, देखो अगर हमारा सेंटेंस, आपने पढ़ा भी होगा, अगर हमारा सेंटेंस विथ से जुड़ा है, हमारा सेंटेंस विथ से जुड़ा है, अगर हमारा सेंटेंस अलोंग विथ से जुड़ा है, टुगेदर विथ से जुड़ा है, तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन, हाँ, मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? विथ से जुड़ा है पहला वाला को, विथ के पहला वाला। ओके, जैसे लिखा मैंने, इसको छोटे से सेंटेंस में देती हूँ। जैसे मैंने लिखा राम along with मोहन and his parents is या आर प्रेजेंट। और आपके आप दिमाग में आएगा यहाँ पे तो कितने लोग हैं, राम है, मोहन है और उसके फ्रेंड्स हैं, एंड से जुड़ा है, पेरेंट्स एंड ऑल, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, आर लगाओगे। बट जब भी हमारा सेंटेंस विथ अलॉन्ग विथ से जुड़ा है तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो इसके पहले राम है, राम सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स इज। ओके, अगेन यहाँ पे देख लो, प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और कैबिनेट मेंबर्स और डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, आपको लगेगा इतना लोग है, आर लगाओगे, बट गलत है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसके साथ? मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड को हम क्वालिफायर बोलते हैं, ठीक है। और हम अपना वर्ब लगाते समय क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर किसके साथ? इन लोगों के साथ, तो ये हमारे क्वालिफायर है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे जा रही है, और क्वालिफायर हमारा इतना दूर पूरा प्लूरल है, बट हमें क्वालिफायर से मतलब नहीं है। हमारा मेन सब्जेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर है, सिंगुलर है, क्या हो जाए? इज। नेक्स्ट सेंटेंस, द रिपोर्ट इज कैंडिड। ओके, अब देखो यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ भी दो वर्ब है, एक वर्ब कौन सा है? आर। तो इस वर्ब को तो अपना एक सब्जेक्ट मिल गया, वी के साथ आर लग गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आर किसके लिए था, यहाँ आप कंफ्यूज हो। आप सोचोगे कि ये आर में तो इतने सारे लोग हैं, बट ये आर जो है लगाया था हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए। मेन सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, विथ से जुड़ा है, हम पहला वाला को देखते हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर लगाया। द रिपोर्ट इज कैंडिड, कैंडिड इज बोल्ड, फ्रैंक। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड हेल्थ एंड फैमिली हैव बीन इरोडेड कंसिडरेबली। गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि जो फैमिली और हेल्थ में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो बुरी तरह से इरोड, बर्बाद हो गए हैं, कंसिडरेबली, ठीक है, वेस्ट हो गया। इरोड होना मतलब वेस्ट होना। अब सेंटेंस अपना वर्ब देखो, यहाँ एक वर्ब है, एक हमारा वर्ब है, यहाँ पे दो जगह हमारा वर्ब दिख रहा है। ओके, और ये इसको वर्ब नहीं मानना, ये जेरेंड है, प्रेपोजिशन के साथ लगा है ना। प्रेपोजिशन के साथ क्या लगता है? नाउन लगता है। नाउन जीरेंड भी है तो वर्ब, बट काम करता है नाउन का, सो दिस इज अ जीरेंड। और जीरेंड का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जीरेंड से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब पूरा खेल ही है सिंगुलर और प्लूरल का, और जीरेंड का तो सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है।
ये जो इज़ लगा है ये किसके लिए लगा है? रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट सिंगुलर है, इसके साथ इज़ सही है, मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। अब गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पे, हैव बीन इरोडेड। ओके, द इन्वेस्टमेंट मेड हैव बीन इरोडेड, वेस्टेड। अब आपके दिमाग में आएगा यस, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली। ये जो हैव लगा है, हैव बीन इरोडेड, इरोडेड मतलब वेस्टेड। क्या चीज़ वेस्ट हुआ है? ना हेल्थ वेस्ट हुआ है, ना फैमिली वेस्ट हुआ है, ना गवर्नमेंट वेस्ट हुआ है। वेस्ट हुआ है क्या? इन्वेस्टमेंट। और हमारा इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? हैज़। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, जब भी आपको मेन सब्जेक्ट पहचानना हो तो आप प्रेपोजिशन का सहारा ले सकते हो। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, देखो ये क्या है? बाय। ये बाय प्रेपोजिशन है, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट पहचानने के लिए प्रेपोजिशन का पहला वाला देखो, प्रेपोजिशन के पहले इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक तो हमारा सही है, यहाँ तक सब चीज़ सही था। ये जो रिपोर्ट था किसके, ये जो इस था किसके लिए? रिपोर्ट। इस वर्ब को अपना एक सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें देखना है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इरोड, बर्बाद। ना फैमिली हुआ है, ना हेल्थ हुआ है, ना गवर्नमेंट हुआ है, बर्बाद हुआ है जो पैसे इन्वेस्ट किए गए। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है, हैज़। समटाइम्स सेंटेंसेस लेंथी हो जाता है, बच्चों को दिक्कत आने लगती है कि कौन किसका वर्ब है, कौन किसका सब्जेक्ट है। थोड़ा अच्छे से समझोगे आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट मी गिव यू सम मोर सेंटेंसेस। जो और भी सेंटेंसेस कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड, सिंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल एकदम याद रखना है, इसीलिए पहले मैंने पहला दो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन वाला ही डाला है, एंड देन उस पर बेस फिर 6th वाला सेंटेंस डाला है। जब भी सब्जेक्ट वर्ब से एरर आए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला ज़रूर आएगा। पढ़ा भी होगा आपने रिलेटिव प्रोनाउन। हमारे कितने रिलेटिव प्रोनाउन हैं? 5। हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। और याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस किसके लिए यूज होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर देयर प्रीसीडेंट। प्री का मतलब पहला, या एंटीसीडेंट बोलते हो, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। ओके, अब देखो ये सेंटेंस, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वर्ब और प्रोनाउन दोनों का एरर डाल दिया है, सिंस मैंने आपको पहले भी बताया सब्जेक्ट वर्ब से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब किसी का भी एरर आ सकता है। ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑलवेज कंप्लीट और कंप्लीट्स हिज और देयर वर्क ऑन टाइम। ही जो है, इसकी हिंदी कर रही हूँ, ही जो है हमारे उन सारे स्टूडेंट्स में से एक है जो अपना काम टाइम से ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ही उन बच्चों में से एक है जो काम टाइम से करता है। इसका मतलब क्या है? बाकी सारे स्टूडेंट्स भी टाइम से करते हैं और उसमें से एक ही भी करता है। ओके, अब इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है। सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है मतलब किसके लिए यूज़ हुआ होगा? किसी नाउन के बदले यूज़ हुआ होगा, तभी तो ये प्रोनाउन है। और अभी मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है? अपने पहले वाले नाउन के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस ना लगा हो। ये तो सिंगुलर है। अगर हमारा वर्ब प्लूरल, बिकॉज ये जो हु लगा है किसके लिए? ये जो इज लगा है ये किसके लिए लगा है? ये ही के लिए लगा है। बट ये जो हु लगा है ये स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये जो हु लगा है ये स्टूडेंट्स के लिए लगा है, और स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ब भी है। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल हो, बिकॉज यहाँ से सारा पार्ट जो जा रहा है, ओके, यहाँ से जो पार्ट जा रहा है वो सब स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन, देयर प्लूरल होता है, हिज इज सिंगुलर। इस सेंटेंस का साइंस क्या जा रहा है? बाकी सारे भी कड़ी मेहनत करते हैं और ही भी कड़ी मेहनत, मतलब ही भी अपना काम टाइम से ख़त्म करता है। अब देखो आपके एग्जाम में वो कंफ्यूज करेंगे। यहाँ सेंटेंस का सेंस अलग जा रहा है। यहाँ तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं और ही भी कर रहा है, बट यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ही इज़ ओनली वन। ही जो है, ही इज़ द ओनली वन। ओनली वन मतलब एकमात्र, ही इज़ द पर्सन जो काम टाइम से करता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये हु भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, अब ये हु स्टूडेंट्स के लिए आना चाहिए, बट अब ये हु स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अब ये ही के लिए, बिकॉज सेंटेंस में स्पेसिफाई कर रहे हैं कि काम कौन कंप्लीट करता है? एकमात्र एक ही व्यक्ति, ओनली वन, एक ही व्यक्ति है जो काम टाइम से करता है, वो है ही। अब ये हु ही के लिए, और ही सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर डालोगे और प्रोनाउन भी सिंगुलर डालो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। नो नीड टू गेट कंफ्यूज, थोड़ा वीडियोस को 1-2 बार और देख लेना, बट रिलेटिव प्रोनाउन वाला भूलना नहीं है, ये आता ही है एग्जाम्स में, वेदर इट्स प्री और मेंस, एनीथिंग।
ही इज़ वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was given a bonus and the only one of the employees who was promoted. इस सेंटेंस का मीनिंग समझना, ही जो है ही इज़ वन ऑफ, यहाँ पे क्या है वन ऑफ, और यहाँ पे क्या है ओनली वन ऑफ। ये मैंने इसी दोनों रूल पे बेस्ड इसको डाला है। ही जो है उन सारे एम्प्लॉयज़ में से एक है जिसे बोनस दी गई। इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी बोनस मिला और ही को भी बोनस मिला। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एंड द ओनली वन, बट प्रमोशन तो सिर्फ ही को ही मिला। ओके, ओनली वन मतलब एकमात्र ही को प्रमोशन मिला, प्रमोट किया गया, बट बोनस तो ही को भी मिला और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी मिले। तो अब जो ये हु है किसके लिए, यहाँ वन ऑफ नहीं है, सिर्फ सॉरी ओनली वन नहीं है, सिर्फ वन ऑफ है। ही जो है हमारे उन सारे एम्प्लॉयज़ में से एक है, बाकी सबको भी बोनस मिला और ही को भी बोनस मिला। तो ये हु किसके लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए, और एम्प्लॉयज़ हमारा प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, सॉरी हु तो सही है, एम्प्लॉयज़ हमारा प्लूरल है, इसके लिए वर लग जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो हु है ये वॉज गलत था, इसको मैंने वर किया, बट ये वॉज सही है, क्योंकि अब जो ये हु है किसके लिए, यहाँ पे लिखा है ना ओनली वन, ओनली वन। प्रमोशन किसको मिला, प्रमोटेड तो सिर्फ एक ही हुआ, वो है ही, तो ये वॉज सही है, ये वाला वॉज गलत था, बिकॉज यहाँ तो सबको मिला है बोनस। अभी तक आपने जितना भी सेंटेंसेस मैंने करवाया, आपने देखा होगा हर जगह क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदल रहा है। ओके, वी आर चेंजिंग, थोड़ा रब कर रही हूँ, वी आर चेंजिंग द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमें अपना क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदल रहा है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल। बट मेनी अ टाइम्स, कभी कभी ये भी होता है ना, जनरली हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलते हैं, बट कभी कभी ये भी होता है कि हमारा वर्ब सही होता है, हमें अपना सब्जेक्ट ही बदलना पड़ जाता है। हम अपने सब्जेक्ट को कब बदलते हैं, इसी शर्त पे, इसी कंडीशन पे, जब हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग हो। जैसे आपने ऐसा वाला एक रूल पढ़ा होगा, जैसे मैंने लिखा द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, ठीक है, इज और आर प्रेजेंट, और फिर लिखा है मैंने द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी इज और आर प्रेजेंट। अब दोनों सेंटेंस में बट डिफरेंस क्या है, आर्टिकल का है। यहाँ पे एक ही आर्टिकल लगा है और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया, दो आर्टिकल लगाए। एक ही आर्टिकल लगाए मीन्स वही ट्रेजरर भी है और वही सेक्रेटरी भी है। ट्रेजरर सेक्रेटरी बन सकते हैं, ट्रेजरर मतलब जो खजाने की देखभाल करते हैं, ट्रेजरर सेक्रेटरी भी बन सकता है। यहाँ एक ही द लगाए, एक ही पर्सन है तो इज लगा दो, और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया सेक्रेटरी के पहले अलग द, ट्रेजरर के पहले अलग द, दो अलग अलग लोग हैं, क्या हो गया आर। अब यहाँ पे देखो, अब आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि एक ही, जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड एंड एडवाइज़र, माई फ्रेंड एंड एडवाइज़र मतलब मेरे दोस्त और मेरे सलाहकार, एक ही व्यक्ति है जो कि मेरे दोस्त भी है और मेरे एडवाइज़र भी है, तो मैं क्या लगाऊंगी इज़। अगर मैंने ऐसा किया होता माई फ्रेंड एंड माई एडवाइज़र, दो बार माई लगा दिया होता, इसका मतलब है दो अलग अलग लोग हैं, मेरे फ्रेंड अलग है, मेरे एडवाइज़र अलग है, तब क्या होता आर लगता। अब आप यही सोचोगे ना, यहाँ पे ये एक हिज लगा है, एक ही हिज लगा है, तो आप सोचोगे एक ही हिज, एक ही माई लगा था, एक ही द लगा था, तो आप सिंगुलर लगा रहे हो। आप सोचोगे एक ही इज लगा है तो आप वॉज लगाने की कोशिश करोगे, बट ये गलत है। गलत इसलिए है कि वाइफ कभी भी मदर नहीं हो सकते हैं, वाइफ अलग है, मदर अलग है। इसका मतलब है कि वर्ब हमारा सही है, हमारा गड़बड़ी कहाँ पे, हमारे गड़बड़ी सब्जेक्ट में ही है। वाइफ अलग है, मदर अलग है, इसके लिए अलग से हिज लगा दो, हिज वाइफ एंड हिज मदर, दे आर टू डिफरेंट पर्सन्स। वर्ब हमारा सही है, गड़बड़ी हमारे सब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट में ही है। ओके, तो हम अपने सब्जेक्ट को कब सुधारेंगे, ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन आवर सब्जेक्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाओ, देयर वॉज ओनली अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड 2 bottles ऑफ मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। अगर मैंने आपसे पूछा, अब नेक्स्ट सीरीज में मैंने आपको ईच और एवरी वाले सेंटेंसेस देने हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि देयर क्या है, देयर वर्ड देख के तो क्लियर नहीं हो रहा है सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि देयर कैन एक्ट एज अ सिंगुलर ऑल्सो, देयर कैन एक्ट एज प्लूरल ऑल्सो। आई कैन से देयर इज अ बुक एंड देन आई कैन से देयर आर बुक्स। तो देयर सिंगुलर को भी मान सकते हैं, प्लूरल भी मान सकते हैं। कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ सिंगुलर लगाएंगे, कहाँ प्लूरल लगाओगे? बाद का नाउन देखना, यहाँ पे देयर इज ओनली 1 बुक
सो विल यूजेस देयर आर सो मेनी बुक्स, यहाँ कर दिया आर। तो सिंपली देयर वर्ड देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा। बाद का नाउन देखो, बाद का नाउन क्या है, देयर वॉज ओनली। बाद का नाउन है लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का लोफ भी था फ्रिज में, और देयर वॉज ओनली अ लोफ, यहाँ पे लगा लो एंड था, एंड 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क भी था ब्रेड भी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। प्लूरल की बात हो रही है ना, 2 चीज़ हो रहा है, एंड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, ये ऐसा वाला क्वालिफायर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरली हमारे बच्चों का कंफ्यूजन है, सब्जेक्ट वर्ब में लेंथी सेंटेंस आ जाता है ना, तो बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर। ठीक है, मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर में उन्हें समझ में नहीं आता है, कभी कभी क्या करते हैं क्वालिफायर प्लूरल कर देते हैं, और बच्चे गलती, और मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होके क्वालिफायर को ही मेन सब्जेक्ट समझ के प्लूरल लगा देते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझना है। अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिफायर होता क्या है। क्वालिफायर एक ऐसा वर्ड है जो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। अ क्वालिफायर गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन सब्जेक्ट एंड अ क्वालिफायर कैन नेवर बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा आपका, द नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, द नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, वो लगा के दे देंगे आर नेसेसरी, और आपको लगेगा कि यहाँ तो 2 लैंग्वेजेस है, 2 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, आर सही है, बट आंसर इज क्योंकि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट लैंग्वेजेस है ही नहीं। नेसेसरी ज़रूरत है, ज़रूरत क्या चीज़ की है, ज़रूरत लैंग्वेजेस की नहीं है, ज़रूरत है हमें नॉलेज की। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नॉलेज है। किसकी नॉलेज, 2 लैंग्वेजेस की, और लैंग्वेजेस क्या हो गया हमारा क्वालिफायर। नो डाउट हमारा क्वालिफायर प्लूरल है, बट हमारा क्वालिफायर सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें उससे मतलब है ही नहीं। हमें देखना है किसको, मेन सब्जेक्ट को। और जब भी दिक्कत होने लगे तो आप प्रेपोजिशन को हथियार बना सकते हो। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया तो मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो प्रेपोजिशन से पहले हो। ओके, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के पहला वाला पार्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज लगा दोगे। बट आने वाले सीरीज में हम कुछ ऐसा भी करेंगे जहाँ प्रेपोजिशन वाला हथियार काम नहीं आता है। ओके, समटाइम्स प्रेपोजिशन रहता है बट हम पहला वाला को मेन सब्जेक्ट नहीं मानते, वो हम करेंगे अपने सीरीज में। ओके, ठीक यही वाला सेंटेंस, लास्ट वाला सेंटेंस मैंने इसी पे बेस डाला है। देखो लास्ट वाला सेंटेंस में क्या है, दैट स्ट्रेस ऑफ द इंटरव्यूज, जो इंटरव्यू का स्ट्रेस होता है ओवर हो गया। बोलना चाह रहे हैं कि जब इंटरव्यू का जो स्ट्रेस था पूरा हो गया और अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यूज़ तो प्लूरल है और आर लगा देंगे, बट बात यहाँ इंटरव्यू की नहीं हो रही है। आर ओवर मतलब ख़त्म इंटरव्यू नहीं हुआ है, ख़त्म हुआ है इंटरव्यू का स्ट्रेस। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। अभी देखो ठीक यही सेंटेंस है, द स्ट्रेस ऑफ द इंटरव्यूज, ठीक है, इज और आर ओवर। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, ओवर हमारा तनाव खत्म हुआ, इंटरव्यूज खत्म नहीं हुआ। मेन सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेस। किसकी स्ट्रेस, इंटरव्यूज की स्ट्रेस। और मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड क्वालिफायर हो। हमारा क्वालिफायर प्लूरल है बट हमें क्वालिफायर से मतलब नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट तो स्ट्रेस है, इज हो जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वालिफायर और मेन सब्जेक्ट के बीच में। और आई प्रॉमिस यू, आपके जब तक मेंस खत्म नहीं हो रहे, ऐसा सीरीज जारी रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे 2019 एस्पिरेंट्स के लिए, उसके लिए भी कुछ आपको न्यू टॉपिक्स के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे फटाफट शेयर करते जाओ, ताकि जो क्लासरूम तक नहीं आ सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं बैठे हुए इसका फ़ायदा उठाएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।